everyone, welcome to our channel IVLegal. In continuation to our Indian Evidence Act lecture series, in our today's video, we are going to talk about Section 49 of Indian Evidence Act. In our previous videos, we have discussed till Section 48, जहाँ पर हमने बात करी थी कि opinion as to existence of any right or custom when become relevant. ठीक है, अब हम 49 में बात करेंगे opinion as to usages, tenets, etc. when relevant. तो रेलेवेंसी की बात हो रही है, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि किसी की ओपिनियन विद रिगार्ड्स टू एनी यूसेज और टेनेंट्स, देन इन दैट केस दैट ओपिनियन इज रेलेवेंट. तो सेक्शन ये बोलता है कि व्हेनेवर द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन विद रिस्पेक्ट टू एनी यूसेज और टेनेंट्स ऑफ एनी बॉडी ऑफ मैन ऑफ फैमिली, देन इन दैट केस द कोर्ट कैन सीक द ओपिनियन ऑफ पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑफ दैट स्पेसिफिक यूसेज और ऑफ दैट स्पेसिफिक टेनेंट्स ऑफ एनी बॉडी ऑफ मैन ऑफ फैमिली. ठीक है, कोर्ट यहाँ पर अगर ओपिनियन फ्रेम करना चाहता है विद रिस्पेक्ट टू एनी यूसेज और टेनेंट्स, देन इन दैट केस यूसेज और टेनेंट्स की या तो एनी प्रैक्टिस या फिर उनकी एनी ट्रेडिशन या फिर उनकी कोई बिजनेस प्रैक्टिस या फिर उनके कोई फैमिली और रिलीजन कल्चर से रिलेटेड अगर कोर्ट कोई ओपिनियन फ्रेम करना चाहता है तो उस ओपिनियन के केस में तो उसमें उस कोर्ट अपनी ओपिनियन फ्रेम करने के लिए एनी पर्सन हैविंग द स्पेशलाइज्ड नॉलेज, having the special knowledge of the existence of such practice, business, tradition, culture or family, religion with regards to usage or tenants, then in that case जिस person का ये ओपिनियन होगा, जिस पर्सन के पास इन प्रैक्टिसेस और बिजनेस ट्रेडिशंस के यूसेज का स्पेशल नॉलेज होगा, उन पर्सन की ओपिनियन कोर्ट रेलेवेंट मानेगा और उन पर्सन की ओपिनियन के बेसिस पे कोर्ट अपनी ओपिनियन फ्रेम कर सकता है. सो द ओपिनियन ऑफ पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रैक्टिसेस, बिजनेस, ट्रेडिशन, फैमिली और एग्रीकल्चर विद रिस्पेक्ट टू इट्स यूसेजेस और टेनेंट्स आर रेलेवेंट and court will take them into consideration before forming an opinion. दूसरा पॉइंट आता है इसी सेक्शन में कि कोर्ट whenever the court has to form an opinion with respect to constitution and government of religious or charitable foundation. तो बेसिकली क्या होता है ना कि किसी भी रिलीजियस या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने के लिए there are certain set of rules which are to be followed. जैसे कि अगर आप जैसे कि जो मंदिर होते हैं, हिंदू टेम्पल्स होते हैं, उसमें कब प्रेयर होनी है, कितनी बार प्रेयर होनी है, ये सब कहां पर बताया गया है. ऑल दिस इज प्रिस्क्राइब्ड इन अगम शास्त्रास. whereas in case of मुस्लिम मॉस्क कब नमाज पढ़नी है, कितने समय प्रेयर होगी, कहां पर होगी, कैसे होगी, ऑल दैट इज प्रिस्क्राइब्ड इन द होली कुरान, इन द होली बुक कुरान. तो वहां पर कुरान में सब बताया, यहाँ पर अगम शास्त्रास के अकॉर्डिंग सब बताया है कि इन हिंदू टेम्पल्स कितनी बार प्रेयर होगी, कब होगी और कहां पर होगी. तो ये बेसिकली सेट ऑफ रूल्स हैं जिनके बेसिस पर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस गवर्न होती हैं, जिनके बेसिस पर रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का गवर्नेंस होता है. तो अब यहाँ पर जो भी पर्सन जो वेल वर्स्ड है इन दिस होली स्क्रिप्चर्स, मतलब हिंदू के केस में जो भी पर्सन जो वेल वर्स्ड है विद अगम शास्त्रास और मुस्लिम के केस में जो भी पर्सन जो वेल वर्स्ड है विद देयर होली स्क्रिप्चर, देयर होली कुरान, देन इन दैट केस उन पर्सन के ओपिनियन are relevant when the court has to form an opinion with respect to constitution and government of religious institutions or foundations. तो कोई भी मैटर है related to constitution of any religious foundation or charitable foundation, या फिर कोई भी मैटर है with regards to governance of any charitable or religious foundation, तो उन केसेस में क्योंकि ये सेट ऑफ रूल्स के थ्रू गवर्न होते हैं और वो सेट ऑफ रूल्स उनके होली स्क्रिप्चर्स में होते हैं, तो जो भी पर्सन जो वेल वर्स्ड है उन होली स्क्रिप्चर्स से, उनकी ओपिनियन रेलेवेंट माने जाते हैं एंड उनकी ओपिनियन को कोर्ट कंसीडर करेगा बिफोर फॉर्मिंग एन ओपिनियन विद रिस्पेक्ट टू एनी सच कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन. थर्ड पॉइंट इस सेक्शन में बात करते हैं, वो बताता है कि व्हेनेवर द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन विद रिस्पेक्ट टू मीनिंग ऑफ वर्ड्स और टर्म्स यूज्ड इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और बाय अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल. अब जैसे कि यूजुअली होता क्या है कि जब भी कोर्ट को किसी, जैसे एक वर्ड है, ठीक है, एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, एक वर्ड का एक लैंग्वेज में कुछ अलग मीनिंग निकलेगा और दूसरे लैंग्वेज में कोई अलग मीनिंग निकलेगा. फॉर एग्जांपल अब जैसे अपन बस बोलते हैं, तो बस अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, दैट मीन्स अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ बस, तो मैं इसका मतलब ये है कि अब रुक जाओ, ठीक है. बट अगर मैं बस बोल रहा हूँ इन इंग्लिश, देन दैट मीन्स कि इट्स अ व्हीकल, राइट. तो यहाँ पर वही बस इन हिंदी इज रुक जाओ एंड वही बस इन इंग्लिश इज अ व्हीकल. सो
a word can have a different meaning in different languages, or a word can have, or a term can have a different meaning in different classes of people, or a term can have a different meaning in their different localities. किसी शब्द को, किसी वर्ड को एक लोकेलिटी में कुछ बोला जाता होगा, वहीं उसी वर्ड को दूसरी लोकेलिटी में कुछ और बोला जाता होगा. सो इसीलिए जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, तो whenever the court has to form an opinion with respect to meaning of words or terms used in a particular district by a particular class of people, तो वो उन लोगों की ओपिनियन लेगा, those persons who have the special knowledge with respect to such words or terms used by the class of people. आप समझे कि अब सपोज आप कोई साउथ के एरिया में है, वहां पर क्या वर्ड यूज हुआ है, उस वर्ड का क्या मीनिंग होता है उस रीजन में, उसके लिए कोर्ट उस पर्सन की ओपिनियन को रेलेवेंट मानेगा जिसके पास जिसके पास स्पेशल नॉलेज है विद रिस्पेक्ट टू द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड. उस वर्ड की मीनिंग को समझने के लिए उस पर्सन के पास स्पेशल नॉलेज है, तो उस पर्सन की ओपिनियन को कोर्ट रेलेवेंट मानेगा when the court has to form an opinion with respect to any meaning of word or term used by a person of particular district by a particular class of people. तो ये है इस सेक्शन के अंदर कि सबसे पहले बोलते हैं कि किसी भी तरह का यूसेज और टेनेंट्स एनी प्रैक्टिसेस के लिए जब पर्सन जिसके पास स्पेशल नॉलेज है उन राइट्स का, उन प्रैक्टिसेस का, उसकी ओपिनियन रेलेवेंट माने जाएंगे. दूसरा है कि अगर if the court has to form an opinion with regards to constitution or governance of any religious and charitable institution, तो जो पर्सन जो वेल वर्स्ड है विथ द होली स्क्रिप्चर्स, उनकी ओपिनियन रेलेवेंट माने जाएंगे. और तीसरा है कि whenever the court has to form an opinion with respect to meaning of words or terms used by a person of particular district by a particular class of people, तो क्योंकि उनके डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं डिफरेंट क्लासेस में, उनके डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, उनके डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, तो इसीलिए द पर्सन हैविंग द स्पेशल नॉलेज ऑफ दोज वर्ड्स or terms, their opinion would be relevant and their opinion will be taken into consideration by the court. तो उन लोगों की ओपिनियन जिनके पास स्पेशल नॉलेज है with respect to their usage tenets, with respect to holy scriptures or with respect to the meaning of word or terms, their opinion will be relevant and will be taken into consideration by the court under section 49 of Indian Evidence Act. तो ये थी section 49 के बारे में. अब हम बात करेंगे सेक्शन 50 की नेक्स्ट वीडियो में. टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर. अगर आपको वीडियो पसंद आई देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स. गुड बाय, थैंक यू.